नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी डीएलएड का सिलेबस डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। यूपी डीएलएड का जो ये कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण कोर्स है और इसमें क्या पाठ्यचर्या रहती है, मतलब करिकुलम क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, रूपरेखा बेसिकली हम ये समझेंगे, ठीक है। पहले प्रथम सेमेस्टर की देखो, सेमेस्टर वाइज रहता है, हर सेमेस्टर 6 महीने का आपका होता है। प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ यानी कि फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं जो आपको चारों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देने होते हैं। पहले में बात करें तो यहाँ पे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के लिए सिद्धांत। अब इसके बाद सामान्य विषय भी आपके कुछ होते हैं जो आपको जिनके एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जिसमें विज्ञान, गणित, ये 1 से 5वीं तक के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनमें आप जो है पेडागॉजी पढ़ते हो इन सब्जेक्ट की, यानी कि शिक्षण शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कंप्यूटर शिक्षा या कंप्यूटर विज्ञान भी आप बोल सकते हो, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, और इसके अलावा आपकी जो है इंटर्नशिप रहती है, ठीक है। इसका जो है देखिए, इनमें से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन सब का सिलेबस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब सेमेस्टर 2 की बात करें तो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। ये कोड्स हैं आपके, ठीक है। और इसके अलावा आपके सामान्य विषय भी रहते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, वही सेम यहाँ पे भी रहते हैं। इंटर्नशिप भी साथ में आपकी होती है। इसके बाद बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की, यानी कि तृतीय सेमेस्टर की, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये आपका सब्जेक्ट रहा। और अगला है समावेशी शिक्षा। ये वाला सब्जेक्ट अक्सर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट उतना है नहीं, ठीक है। चतुर्थ सेमेस्टर में देखिए, फिर से बता दूं, यहाँ पे सामान्य विषय हर सेमेस्टर में आपके हैं। फिर है आरंभिक स्तर पर भाषा की पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, EDU 07। फिर है EDU 08, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट है, साथ में सामान्य विषय तो आपका रहता ही है। चलिए, अब इसमें आप देखेंगे तो कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य में से किसी एक विषय का चयन जो है टीचर को करना होता है, प्यूपल टीचर को, और उसके द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में वही आपका रहेगा। एक विषय का चयन प्रशिक्षु जो है द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन विषयाध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, यानी कि आपका देखिए ये वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट एक तरह से होता है। इस विषय का भी मूल्यांकन मात्र विषय अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा। इन विषयों की लिखित वाह्य परीक्षा नहीं होगी, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, जो भी आप एक का चुनाव करते हैं उसका प्रैक्टिकल फाइल आपका बनेगा, ठीक है। तो थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो ये पेपर्स हो गए आपके सिर्फ थ्योरी के। क्लियर इतना? चलिए, अब नीचे आते हैं तो हम देख पाएंगे सिलेबस। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम भी सेमेस्टर वाइज जो है इस PDF में है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 130 पेजेस हैं इस PDF में, ठीक है। इसको संभाल के रखिएगा अगर आप DLED करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो। अब इसमें देखिए, यहाँ पे इन्होंने मार्क्स का भी दिया हुआ है, ठीक है। वो आप एक बार देख सकते हो, टोटल कितने मार्क्स का कौन सा सेमेस्टर है वो भी आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें देखिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित जो है बाल विज्ञान, बाल जो है यहाँ पे आप
बच्चों से संबंधित मैं बोलूँगी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे आप करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने आप में ये टीचिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके बाद आप यूपी टेट एग्ज़ाम दोगे या आप आगे अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा अपना टीचिंग के जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम्स दोगे, चाहे यूपी में दो या बाहर दो, ठीक है, किसी और स्टेट एग्ज़ाम दो या आप केवीएस एनवीएस ये एग्ज़ाम्स दोगे आगे, तो हर भर्ती में आपको यहाँ से सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। पहला है बाल विकास, ठीक है। यहाँ पे बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता क्यों है तथा इसके क्षेत्र क्या हैं, बाल विकास की अवस्था क्या होती है, एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। अब बाल विकास कौन कौन से, देखो यहाँ पे शारीरिक विकास भी होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी होता है यानी कि मेंटल बौद्धिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें बुद्धि का विकास होता है, संवेगात्मक विकास भी है। अब इसके अलावा सामाजिक विकास, भाषा का विकास, ये यहाँ तक विकास चला आपका। इसके अलावा सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास, ये क्रिएटिविटी से संबंधित हो गया, ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का टॉपिक आपका आ गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी का विकास आपका हो गया, जिसको हम बोलेंगे व्यक्ति का जो विकास होता है उसका अर्थ हो गया, उसके प्रकार हो गए, उसकी विशेषताएं हो गई, उसका महत्व क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर यही टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू होता है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये इसके अंदर पढ़ा जाएगा। कल्पना, चिंतन, तर्क, ये कॉन्सेप्ट साथ में पढ़े जाएंगे। बेसिकली जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये बाल विकास मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा था, बाल मनोविज्ञान ये है, ठीक है। इसके बाद हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ बाल विकास को यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे। बाल विकास यानी कि इसको हम वाशानुक्रम, वातावरण, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ संबंध करके इनका पढ़ेंगे। आगे बढ़े तो अधिगम, अधिगम क्या होता है यानी कि लर्निंग। अब लर्निंग का अर्थ क्या होता है, लर्निंग क्यों कराई जाती है, इसका डेवलपमेंट यानी कि विकास के साथ क्या सह संबंध है, अधिगम की विधियां क्या क्या होती हैं जिनसे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। अब इसी के अंतर्गत हमें कुछ पढ़नी होती है थ्योरी, जो बाल मनोविज्ञान की अलग अलग थ्योरी हैं बड़ी फेमस, जैसे कि थॉर्नडाइक की सीखने की थ्योरी है, अधिगम की थ्योरी, वो पढ़ेंगे। पैवलॉव की थ्योरी है थॉर्नडाइक के साथ, स्किनर की, कॉलर की, पियाजे की, वाइगॉत्स्की की, और ये इस सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे आपको ये सारी थ्योरीज आपकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रूनर की है, अब सीखने का वक्र आ गया, और फिर सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। आगे बढ़ें तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की विधियाँ सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय अवस्था के संदर्भ में और अलग अलग जगहों के संदर्भ में ये चीज़ कराई गई है। फिर ध्यान का टॉपिक, अटेंशन का टॉपिक, स्मृति का टॉपिक, और लास्ट में सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपका सेंट्रल टेंडेंसी होती है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ से आपका थ्योरी का भी प्रश्न हो सकता है, या यहाँ से एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब मीन मोड मीडियन निकालने को आ सकता है, वैसा प्रश्न भी बन सकता है। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट का जो है आपका सिलेबस रहता है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको एक बार जो है समझने की ज़रूरत ढंग से पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के नोट्स या क्लासेस की आवश्यकता है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सबसे सस्ता और सबसे बेहतर बैच जो है प्रोवाइड कराने की गारंटी 100% मेरी है। चलिए, इतना रहा, आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपके इंटरनल के मार्क्स बेसिकली लगते हैं, ठीक है। थ्योरी तक का जो सिलेबस है वो यहीं का है, नीचे का आपका जो है प्रयोग कार्य आपका रहेगा।
सही। अगले सब्जेक्ट पे आएंगे। अगला सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक इसके अंदर डाले हुए हैं। पहला है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता, महत्व, इसके घटक कारक क्या हैं, प्रकार क्या हैं और तरीके क्या हैं। इस प्रकार से संप्रेषण का आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे। सही बात। अगला है शिक्षण के सिद्धांत। अब इसमें करके सीखने का सिद्धांत क्या होता है, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि यानी कि इंटरेस्ट का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ये अलग अलग और सिद्धांत हैं जिनके बारे में एक एक, हर टॉपिक अलग है अपने आप में, एक एक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद शिक्षण के सूत्र क्या है। मैं बोल रही हूँ शिक्षण के बारे में ना इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा इस सब्जेक्ट में, इतने बढ़िया तरीके से सिलेबस में डाला हुआ है कि आप जो डीएलएड के बाद एक टीचर बनोगे ना, इतने बढ़िया अध्यापक आप बनने वाले हो। आपको आगे ये यूपी टेट में या सी टेट में या बाकी आप आगे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दोगे तो ये सिलेबस ना इतना हेल्प करेगा। इसलिए कह रही हूँ हर सेमेस्टर में ना बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। शिक्षण के सूत्र हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर होता है, यानी कि जनरल टू डिफ़िकल्ट या स्पेसिफिक बोल लो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके अलावा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर, फिर है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, ये सारे सूत्र हो गए। इसके बाद प्रविधियां हैं अलग अलग, इनको पढ़ने में ये आसान है। ठीक है, ये इजी पार्ट है, यहाँ से स्कोर कर सकते हो आप ज़्यादा, इनमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार चीज़ों को समझ लिया तो आसान टॉपिक है, याद भी आपको रहेगा। ठीक है, ये सारी। अब है इसमें नवीन विधियाँ, ठीक, विधाएं। अब नवीन विधाएं जो है यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इनको सीखने में। बाल केंद्रित शिक्षण है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण है, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण है, सहभागी, दक्षता, उपचारात्मक, बहुकक्षा। तो इस प्रकार से इन शिक्षण को जो है हमें ब्रीफ में पढ़ना है। थोड़ा मेहनत लगेगी यहाँ पे, पर हाँ आप अच्छे से, इसके लिए आपको हो सकता है नोट से चीज़ें समझना है तो यहाँ पे क्लासेस की ज़रूरत पड़े। जैसे थ्योरीज है ना, जैसे ऊपर वाले सब्जेक्ट में कोलबर्ग, स्किनर, पैवलोव, इन सब की थ्योरियाँ थी, वो भी आप जो है आसानी से क्लासेस से ही समझ पाओगे। नोट्स से ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं आप कितना मर्जी समझ लो उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व बताओ। इसके बाद शिक्षण कौशल का अर्थ बताना है। पाठ, ये सारे देखो कौशल आ गए आपके, यानी कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, ये आ गए। मतलब देखो जब भी हम पाठ को पढ़ाना सीखते हैं तो हम टुकड़ों में सीखते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो स्किल्स हो गए एक लेसन के। ठीक है, तो उन्हें टुकड़ों में यहाँ हम सीख रहे हैं छोटे छोटे, और फिर जब एक लेसन प्लान हम क्लास में देते हैं तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं एक साथ। इसके बाद है अपेक्षित अधिगम स्तर, इसमें संकल्पना इसका। फिर है अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का, अधिगम के पुनर्बलन में महत्व। फिर शिक्षण सामग्री से संबंधित, भाई जो कक्षा में आप सामग्री यूज़ करते हो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में उसकी आवश्यकता, महत्व, अर्थ कितने प्रकार की होती है, वर्गीकरण उसका क्या है, सामग्री की विशेषताएं क्या हैं, तो वो सब आ गया। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, अब यहाँ पे एक एक प्रकार को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, श्रवण सामग्री हो गई, दृश्य सामग्री हो गई, कुछ ऐसी होती है जिनको हम देखते हैं जैसे कि चार्ट पेपर वगैरह हो गए, कुछ होते हैं जिनको सिर्फ सुना जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखा और सुना दोनों जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग
विभाजन किया हुआ है प्रकारों में, तो वो डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। बिना लागत के कैसे हो सकती है, अल्प लागत, क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए। अब उस पैसे को कैसे उपयोग आप अच्छे टीचर की तरह कर पाएँ, तो उससे संबंधित यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा इस पार्ट में। बच्चों की रुचि और आयु के अनुसार आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि सामग्री का चुनाव करें, तो वो सब यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है। साथ में सावधानियाँ क्या बरतनी है, प्रयोग कैसे बढ़िया तरीके से करना है, तो ये सब रहेगा। सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका आ गया सेमेस्टर 2 का, ठीक है। सेमेस्टर 2 का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें नीचे आओगे तो ये खंड में विभाजित है। पहले है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। इसके बाद खंड बी में है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज के बीच क्या संबंध है, कैसे ये एजुकेशन से संबंधित है, वो सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है बट आसान है। ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ पे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। जेंडर यानी कि लिंग से भी संबंध करके इसमें बताया हुआ है। शिक्षण समाज वाले सब्जेक्ट में समुदाय की क्या भूमिका रहेगी, ठीक है। समाज के लिए शिक्षा कैसे है, समाज के अनुसार शिक्षा कैसे है, तो वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ती हूँ तो सब्जेक्ट है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हो गया इसका सिलेबस। पेज नंबर 27 पे मैं इस वक्त हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। अब इसमें देखो सब्जेक्ट में हमें शिक्षा पहले कैसी थी वो देखेंगे। आप फर्स्ट यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे तो अभी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जो एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कानून है अभी, जैसे आपको पता होगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, उसके बारे में हो गया। और उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार, वो हमारा मौलिक अधिकार है, तो वो सब हो गया। अब यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले शिक्षा कैसी थी, ठीक है, वो भी हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। यानी कि ब्रिटिश टाइम पे क्या क्या चीज़ें आई ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और साथ में उसके बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो मेरा तरीका हमेशा पढ़ाने का यही रहता है, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स। ऐसा ना हो सिर्फ हिंदी हिंदी हिंदी, क्योंकि आज के टाइम में ना इंग्लिश भी ज़रूरी है। आप कभी एक चिप्स का पैकेट लेने जाते हो तो आप देखोगे उस पर सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होता है। मेरे पास यहाँ अभी एक रजिस्टर पड़ा है, ठीक है, ये डायरी है, इसके पीछे मैं देखती हूँ MRP वगैरह सब कुछ इंग्लिश में। ऐसी अनेक चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। तो इंग्लिश ना आज के टाइम में हमारी बोलचाल में बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये जो कुछ शब्द जैसे मैं बता रही हूँ, इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, ब्रिटिश का टाइम, तो ये सब इंग्लिश के सामान्य शब्द हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। तो हमेशा जब भी कोई चीज़ समझनी हो, मिली जुली भाषा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें इंग्लिश का थोड़ा कम प्रयोग हम करते हैं, हिंदी का ज़्यादा करते हैं। अब बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी में बताऊं तो समझ ही नहीं आएगा, फिर बुक में और एक टीचर में फ़र्क क्या रह जाएगा। सही बात। चलिए अब इसके बाद है यहाँ पे ये सब जो हैं कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं जो यहाँ पे आप पढ़ोगे। तो इसके अंदर जैसे मिड डे मील का हो गया, ठीक है, स्कूल चलो अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तो ये अभियानों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। एक बात बता दूँ, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो आप देखोगे ना, आपके यूपी टेट वगैरह में बहुत क्वेश्चन, सुपर टेट वगैरह में पूछे जाते हैं। अगले सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। यहाँ पे देखो जो मूल्यांकन हम शिक्षण में बच्चों का लेते हैं ना, उससे संबंधित ये है, ठीक है। टेस्ट, एग्जाम्स, मापन एवं मूल्यांकन की बात करें तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा,
शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के मतलब वो हो क्यों रहा है, क्यों हम बच्चों का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, क्यों एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे इस पार्ट में आपका कवर्ड रहेगा। CCE आज के टाइम में है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो 2010 में आया था और अब तक काम कर रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार क्या होते हैं मूल्यांकन के, जैसे ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार बच्चों के होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ में रिसर्च के बारे में भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ोगे, शैक्षिक नवाचार के बारे में पढ़ोगे, तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये रहने वाला है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े तो समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, ये तो हो गया देखो इतना पार्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट है बेसिकली। ये वाला हो गया भाई स्पेशल बच्चों के लिए। आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है, यानी कि सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक ही साथ एक छत के नीचे पढ़ते हैं। कोई भी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को ये नहीं बोल सकता कि आप में जो है कुछ कमी है और उसके कारण हम एडमिशन नहीं दे रहे, नहीं, देना पड़ेगा। सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं और इसलिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्योंकि आप जो है आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले होंगे, विशेष आवश्यकता वाले, तो उनको बेहतर तरीके से आप समझोगे तभी उनको जो है कल को अच्छे से पढ़ा पाओगे। अब इसमें क्या क्या है भाई, विशिष्ट आवश्यक खंड अ है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में पढ़ोगे। ये सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर है निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट बना है, पर हाँ इसमें जो चीज़ें पढ़नी है उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। छोटा सा आसान सा सब्जेक्ट है। अगला है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। इसमें अब आपका जो है देखो इसको सब्जेक्ट को समझना, इसमें आप भाषा आपने के बारे में पढ़ रहे हो, गणित के बारे में पढ़ रहे हो, पठन लेखन तथा इनका क्या क्षमता का विकास हम बच्चों में करेंगे, अपने आप में बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। इसमें भाषा के 4 स्किल्स होते हैं, LSRW। पहला होता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना और राइटिंग यानी कि लिखना। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे, लिपि के बारे में आप पढ़ोगे, हिंदी का पूरा मतलब विलोम, समानार्थी शब्द हो गए आपके, तो ये सब इसमें डाला हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अंग्रेज़ी हिंदी के सभी ध्वनियाँ, ये सब मतलब यहाँ आपने चीज़ें पहले पढ़ी होंगी अपने स्कूल के दिनों में, तो थोड़ा आसान ये सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा। अब इसके अलावा है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में पहले तो इनका अर्थ ही हो जाएगा, आवश्यकता और महत्व, जो हर टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, टीचिंग के सारे सब्जेक्ट्स में ये है। फिर विद्यालय प्रबंधन के बारे में हो गया, यहाँ संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के बारे में था। फिर विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र हो गए, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन हो गया, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन हो गया, जिसमें शिक्षक, बच्चे और समुदाय को अलग अलग आप क्लासिफाई करके पढ़ रहे हो। फिर वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, फिर विद्यालय अभिलेख के प्रकार। ठीक है, वो सारे इसमें दिए हुए हैं और उसी से संबंधित आपको पढ़ना है। और भी बहुत कुछ इस सब्जेक्ट में है, इस सब्जेक्ट में भी आपकी मेहनत लगेगी। छोटा सब्जेक्ट भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगेगा और साथ में मेहनत भी बहुत लगेगी। इसके अलावा जो अलग अलग हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली मतलब परिषद हैं, ठीक है, काम करने वाली बॉडीज़ हैं बेसिकली मैं बोलूँगी, जैसे NCERT, NCT, NU,
ईपीए, इग्नू, एनआईओएस, इनके बारे में पढ़ना, ये भी आपको आगे टेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, फिर जिला स्तर पर, फिर स्थानीय स्तर पर, फिर प्राथमिक स्तर पर, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर सोच रहे हो आप जल्दी सी हो जाएगा तो नहीं, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा अच्छा खासा। लास्ट मोमेंट के लिए, आखिरी समय के लिए इस सब्जेक्ट को तो आप ना ही रखें तो अच्छा है। अब इसके अलावा जो आपके सामान्य सब्जेक्ट्स हैं, देखो विज्ञान में जाहिर सी बात है हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, साइंस, सॉरी, ठीक है, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं ना, उनका आपका चारों सेमेस्टर्स में अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, और हर एक में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो किसी भी एक सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको पढ़ाया कम ही जाएगा, काम की चीज़ें ही जाएंगी, पर हाँ उस सेमेस्टर में उतना कोर्स करना आपको बढ़िया तरीके से होगा, क्वेश्चन अच्छा लेवल से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो विज्ञान से संबंधित ये रहे, ठीक है। विज्ञान पढ़ाया भी आपको जाएगा, ठीक है, कि मतलब विज्ञान में क्या क्या आपको कल को बच्चों को पढ़ाना है, उतनी नॉलेज आपको हो। साथ में पेडागोजी यानी कि उसका शिक्षण शास्त्र कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, वो भी आपका रहेगा, ठीक है। अब ये विज्ञान हो गया सामान्य विषय 2, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सिलेबस हो गया। इसके बाद ये सामान्य विषय 3 हो गया आपका, ठीक है। फिर सामान्य विषय 4 यानी कि आपका चौथा सेमेस्टर का, ठीक है। इसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट देखोगे तो इसी प्रकार से गणित पहले सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सबका इसी प्रकार से दिया हुआ है। आगे भी सारे जो हैं सब्जेक्ट्स आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये वाला देख लेते हैं, ये हम आ गए, ये तो नीचे आ गए हम काफ़ी। जैसे ये कंप्यूटर शिक्षा का हो गया, ठीक है, हर सेमेस्टर में आपका, ठीक है। यहाँ पे ये है पेज नंबर 87, यहाँ आपका सिलेबस जो है थ्योरी का वो एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका परियोजना कार्य शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल वर्क से संबंधित, फिर इंटर्नशिप से संबंधित, वो सब आगे आप पढ़ेंगे जो आपको क्लास में बेसिकली करना होता है, ठीक है। चलिए, आई होप सिलेबस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, एंड किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में रहेगा। मैंने थोड़ा डिटेल में ही बताने की कोशिश की, इससे ज़्यादा डिटेल में करते ना तो आप वीडियो स्किप कर देते। वैसे बहुत बच्चों ने अब भी कर दी होगी, क्योंकि इतना डिटेल में जानना नहीं चाहते बच्चे आजकल, शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट हमेशा जो है लॉन्ग कट ही पड़ता है, ठीक है, बाद में लॉन्ग कट वो देता है। तो अच्छे से करो, अपने हर एक सेमेस्टर में मेहनत करो बढ़िया तरीके से, ताकि जैसे ही डीएलएड करो आगे जो है अपना यूपी टेट दो, आगे सुपर टेट दो और जॉब लगे बढ़िया सी, ठीक है। तो उसके लिए प्रयास बिल्कुल करो। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स प्लस क्लासेस दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।